ये कहानी है रामगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां दो बहनें गीता और चंपा रहती थीं। बचपन में ही माता पिता का साया सर से उठ गया था। अनाथ होने का दर्द क्या होता है, ये इन दोनों से बेहतर कोई नहीं जानता था। उम्र ढल रही थी, लेकिन उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, बल्कि उस अटूट प्रेम और विश्वास की है जिसने उनकी तकदीर बदल दी। गीता चूल्हे पर खाना बना रही है, धुआं निकल रहा है। चंपा बिस्तर में लेटे लेटे खांस रही है। गीता के चेहरे पर चिंता और थकान है। चंपा बीमार और कमजोर लग रही है। उठ गई चंपा। आज फिर इस लकड़ी ने परेशान कर दिया। रात भर बारिश हुई है, सब कुछ गीला हो गया है। थोड़ी देर रुक, मैं अभी चाय बनाती हूँ। दीदी रहने दो, तुम क्यों इतनी तकलीफ उठाती हो? मुझे चाय नहीं पीनी। तुम्हारी आंखों में धुआं जा रहा है। देखो, तुम्हारी आंखें कितनी लाल हो गई हैं। अरे पगली, मेरी आंखों की चिंता मत कर। तुझे ठंड लग रही है। अगर गर्म चाय नहीं पिएगी तो बीमार पड़ जाएगी, और अगर तू बीमार पड़ी तो मेरा क्या होगा? मेरे पास तो बस तू ही है। दीदी, हम कब तक ऐसे जिएंगे? बचपन से लेकर बुढ़ापा आ गया, लेकिन हमारी किस्मत नहीं बदली। माँ बापू भी हमें छोड़कर चले गए, और हमने पूरी जिंदगी बस ये टूटी छत और गीली लकड़ियों के सहारे काट दी। कभी कभी लगता है मैं तुम्हारे ऊपर बोझ। गीता चलकर चंपा के पास जाती है और उसके सिर पर हाथ रखती है। गीता का चेहरा भावुक और गंभीर हो जाता है। चंपा रो रही है। खबरदार जो फिर कभी ऐसा कहा तो। तू बोझ नहीं, मेरी ताकत है चंपा। अगर तू ना होती तो मैं कब की हार मान लेती। ये गरीबी, ये टूटी छत, ये सब तो इम्तिहान है। भगवान देख रहा है। देखना, एक दिन सब ठीक होगा। कब ठीक होगा दीदी? 50 साल की हो गई हो तुम। न शादी की, न अपना घर बसाया। बस इस अनाथ चंपा को पालने में अपनी जवानी खपा दी। गांव वाले कहते हैं कि हम बदनसीब हैं। गांव वालों का काम है कहना, लेकिन हमारा काम है जीना। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। तू बस भरोसा रख। गीता की बातों में हिम्मत तो थी, लेकिन दिल में एक डर भी था। वो जानती थी कि शरीर अब साथ नहीं दे रहा और मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। रामू साइकिल से आता है और घंटी बजाता है। वो थोड़ा अकड़ कर खड़ा होता है। रामू के चेहरे पर बेरुखी है। वो जोर जोर से आवाज लगाता है। ओ गीता काकी, बाहर आओ जरा, सेठ जी का पैगाम लाया हूँ। गीता बाहर आती है। वो अपने मैले आंचल से हाथ पोंछ रही है। गीता के चेहरे पर डर। क्या हुआ बेटा रामू? सब कुशल मंगल तो है? सेठ जी ने क्यों याद किया? कुशल मंगल? काकी, तुम भी किस दुनिया में रहती हो? रमेश सेठ ने कहलाया है कि इस महीने का किराया और पिछला बकाया सब कल तक चाहिए, वरना क्या बेटा? तुम तो जानते हो, पिछले महीने मेरी तबीयत खराब थी। मैं मजदूरी पर नहीं जा पाई, और चंपा की दवाइयों में सारे पैसे खत्म हो गए। थोड़ा समय और दे दो बेटा। हाथ जोड़ने से कर्जा माफ नहीं होता काकी। सेठ जी ने साफ कहा है, जमीन उनकी है। अगर कल शाम तक पैसे नहीं मिले तो परसों बुलडोजर चलेगा, यहां पक्का मकान बनेगा। तुम्हें ये झोपड़ी खाली करनी होगी। बुलडोजर? नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। हम कहाँ जाएंगे? इस उम्र में दो अकेली औरतें किसके दरवाजे पर भीख मांगेंगी? रामू बेटा, तुम सेठ जी को समझाओ ना। मैं उनके पैर पड़ लूंगी, मैं दिन रात काम करूंगी, लेकिन हमारी छत मत छीनो। मैं तो बस नौकर हूं काकी, जो हुकूम मिला वो बता दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। कल शाम तक का वक्त है। रामू साइकिल घुमाता है और तेजी से चला जाता है। गीता वहीं जमीन पर बैठ जाती है, सिर पकड़कर। चंपा दौड़कर आती है और गीता को गले लगा लेती है। दीदी, अब क्या होगा?
वो हमें निकाल देंगे, हम सड़क पर आ जाएंगे दीदी। चुप हो जा चंपा, रोने से मुसीबत नहीं टलती। अभी राजू बेटा है ना गांव में, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। वक्त का पहिया अब और भी क्रूर हो गया था। सिर से छत छिनने का डर मौत से भी बड़ा होता है। क्या गीता अपनी बहन और अपने छोटे से आशियाने को बचा पाएगी? गीता धीरे धीरे राजू की दुकान पर पहुंचती है। राजू काउंटर पर बैठा हिसाब कर रहा है। गीता को देखकर वह चौंकता है और खड़ा हो जाता है। अरे गीता दीदी, आप यहाँ इस वक्त? क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही हैं। बैठिए, पहले पानी पीजिए। राजू भैया, मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। रमेश सेठ ने फरमान भेजा है, कल शाम तक पिछला बकाया नहीं दिया तो वो झोपड़ी तोड़ देंगे। कह रहे थे बुलडोजर चलवा देंगे। क्या रमेश चाचा ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो जानते हैं कि आपके पास और कोई ठिकाना नहीं है। ये तो सरासर अन्याय है। अन्याय हो या न्याय, अब ताकत तो उन्हीं के पास है भैया। मेरे पास देने को फूटी कौड़ी नहीं है। चंपा घर पर डर के मारे बेहोश होने को है। तुम ही कुछ उपाय बताओ। क्या गांव में कोई ऐसा नहीं जो हमारी मदद कर सके? दीदी, आप जानती हैं, पिछले साल फसल खराब होने से पूरा गांव तंगी में है। इतना बड़ा कर्जा चुकाना किसी एक के बस की बात नहीं। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। रमेश चाचा पैसे के लोभ में इंसानियत नहीं भूल सकते। मैं खुद उनसे बात करूंगा, और अगर वो नहीं माने तो हम गांव की पंचायत बुलाएंगे। आप और चंपा दीदी अकेली नहीं हैं। जुग जुग जियो बेटा, बस तेरा ही सहारा है। अगर तू साथ है तो शायद कोई रास्ता निकल आए। लेकिन मुझे डर है, रमेश सेठ बहुत जिद्दी हैं। जिद के आगे सच्चाई की जीत होती है दीदी। आप घर जाइए और चंपा दीदी को संभालिए। मैं सुबह होते ही रामू को पकड़ूंगा और सीधे सेठ जी की हवेली चलूंगा। अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी थी। राजू का साथ गीता के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था। लेकिन क्या एक साधारण दुकानदार एक अमीर जमींदार के इरादे बदल पाएगा? सेठ रमेश हवेली में सोफे पर बैठे बैठे पैर हिला रहा है और उसका नौकर रामू चुपचाप उसके पैरों के पास बैठा हुआ है। रमेश के चेहरे पर घमंड और सुकून है। वह घमंड के साथ अपने नौकर रामू से कहता है, रामू, क्या आए उन दोनों बहनों से? क्या कहा बुढ़िया ने? जी मालिक, कह आया। बहुत रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, कह रही थी पैर पड़ लूंगी। लेकिन मैंने आपकी बात साफ साफ कह दी, कल शाम तक पैसा या खाली मकान। बहुत अच्छे। देखो रामू, मुझे उन दोनों से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन व्यापार तो व्यापार है। शहर से जो कंपनी आ रही है वो उस जमीन के लिए मुंह मांगा दाम दे रही है। दो औरतों के आंसुओं के लिए मैं लाखों का नुकसान तो नहीं कर सकता ना। लेकिन मालिक, वो दोनों जाएंगी कहां? गांव वाले बातें बनाएंगे। बातें? अरे बातें तो लोग भगवान की भी करते हैं। जब जेब में पैसा होता है ना रामू, तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। तू ज्यादा दिमाग मत लगा। कल सुबह जाकर देख आना कि वो सामान बांध रही हैं या नहीं। रमेश की आंखों पर लालच का पर्दा पड़ा था। उसे नहीं पता था कि जिस झोपड़ी को वो मिट्टी का ढेर समझ रहा है, वो दो बहनों के अटूट प्रेम का मंदिर है, और मंदिर इतनी आसानी से नहीं टूटते। राजू तेजी से आता है, गुस्से और विनती के मिश्रित भाव के साथ, हाथ जोड़कर, लेकिन आवाज में सख्ती। राम राम चाचा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आओ राजू, अगर परचून का हिसाब लाया है तो मुनीम को दे दे, मुझे परेशान मत कर। हिसाब की बात नहीं है चाचा, मैं गीता दीदी और चंपा दीदी के बारे में बात करने आया हूँ। मैंने सुना आप उनकी झोपड़ी तुड़वा रहे हैं। ये जुल्म है चाचा। इस उम्र में वो अनाथ बहनें कहाँ जाएंगी? जुल्म?
राजू तो बच्चा है अभी, इसे जुल्म नहीं व्यापार कहते हैं। वो जमीन मेरी है, सालों से वो वहां रह रही है, न ढंग से किराया देती हैं न जमीन खाली करती हैं। अब मुझे वहां गोदाम बनवाना है। गोदाम बनाने के लिए आपके पास और भी जमीनें हैं चाचा, लेकिन उनके पास सिर छुपाने के लिए बस वही एक छत है। चंपा दीदी बीमार रहती हैं, अगर आपने उन्हें निकाला तो वो मर जाएंगी। क्या पैसे की चमक ने आपकी आंखों से इंसानियत पूरी तरह मिटा दी है? जुबान संभाल कर बात कर राजू, मुझे इंसानियत मत सिखा। मैंने उन्हें कल शाम तक का वक्त दिया है। अगर वो पिछला 10,000 रुपए का कर्जा और किराया चुका दें तो मैं उन्हें 1 महीना और दे सकता हूं, वरना बुलडोजर तैयार खड़ा है। 10,000 रुपए शाम तक? आप जानते हैं कि यह उनके लिए नामुमकिन है। यह तो सीधे सीधे उन्हें निकालने का बहाना है। इसे जो समझना है समझ। शाम को सूरज ढलने तक का वक्त है। जा, अगर तू उनका इतना ही सगा है तो तू दे दे पैसे। राजू की उम्मीदें टूट रही थीं। जमींदार का दिल पत्थर का हो चुका था। 10,000 रुपए की रकम उन बहनों के लिए उतनी ही बड़ी थी जितना कि आसमान छूना। लेकिन गीता, जो अपनी बहन के लिए शेरनी की तरह लड्ढाती थी, उसने अभी हार नहीं मानी थी। झोपड़ी के अंदर रोशनी कम है। सूरज की किरणें छेदों से आ रही हैं। गीता एक पुराने लोहे के संदूक को खोल रही है। संदूक चरमराता है। चंपा पास बैठी है, डरी हुई। गीता की आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा दृढ़ है। चंपा, तुझे याद है माँ ने मरते वक्त ये पोटली मुझे दी थी? इसमें क्या है दीदी? तूने कभी दिखाया नहीं। ये माँ की शादी की चेन है। मुझे नहीं सोचा था जब तेरी शादी होगी तो तुझे दूंगी। बुरे वक्त के लिए बचा कर रखा था। आज वो बुरा वक्त आ गया है मेरी गुड़िया। नहीं दीदी नहीं, ये माँ की आखिरी निशानी है। इसे मत बेचो। हम भूखे रह लेंगे, पेड़ के नीचे सो लेंगे, लेकिन माँ की निशानी मत जाने दो। पगली, माँ की निशानी ये सोना नहीं है। माँ की निशानी हम दोनों हैं। अगर हम ही नहीं बचेंगे तो इस सोने का क्या मोल? हमें छत चाहिए चंपा। तेरी बीमारी के लिए सिर पर छत बहुत जरूरी है। मुझे ये करना ही होगा। चंपा रोते हुए पोटली को छाती से लगा लेती है। गीता उसे समझाती है और धीरे से पोटली ले लेती है। गीता की आंखों में एक गहरा दर्द, जैसे वो अपने दिल का टुकड़ा अलग कर रही हो। तू घर पे रहे, दरवाजा बंद रखना। मैं अभी सुनार के पास जाकर आती हूँ। शायद इससे 10,000 रुपए मिल जाए। गीता पोटली लेकर सुनार की दुकान के लिए चल देती है। एक छोटी दुकान जहां तराजू रखा है। बनवारी चश्मा लगाकर सोना परख रहा है। गीता उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही है। बनवारी लालची नजरों से सोने को देखता है। बनवारी भाई, ये 22 कैरेट का है, माँ के जमाने का। मुझे अभी 10,000 रुपए चाहिए। रमेश सेठ का कर्जा चुकाना है। मेहरबानी करो, इसे रख लो। अरे गीता बहन, तुम भी भोली हो। ये पुराना सोना है, इसमें तांबा बहुत मिला है और आजकल तो बाजार भी मंदा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ पर क्या? भाई, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। कम से कम 9,000 तो दे दो। देखो, मैं तुम्हें साफ बताऊं, इसके 4,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिल सकते। लेना है तो लो, वरना शहर जाओ। क्या? सिर्फ 4,000? लेकिन भाई, ये तो काफी भारी है। तुम झूठ बोल रहे हो। तो जाओ, किसी और को दिखा लो, मुझे क्या पड़ी है। सेठ रमेश का डर सबको है। अगर उन्हें पता चला कि मैंने तुम्हारी मदद की है तो वो मुझसे भी नाराज हो जाएंगे। 4,000 चाहिए तो बोलो। गीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 4,000 रुपए से कुछ नहीं होगा। वो कांपते पैरों से वापस निराशा में दुकान से बाहर निकलती है।
गरीब की मजबूरी का फायदा उठाना दुनिया का दस्तूर है। माँ की निशानी भी उस कर्ज की आग को बुझाने के लिए काफी नहीं थी। अब गीता के पास न पैसा था न कोई रास्ता, और उधर सूरज धीरे धीरे गीता की झोपड़ी बाहर। रामू अपने साथ 2 हट्टे कट्टे मजदूरों को लेकर आता है। उनके हाथ में फावड़े हैं। ओ गीता काकी, सूरज डूबने वाला है। सेठ जी ने पूछा है, पैसे का इंतजाम हुआ या हम काम शुरू करें? गीता बाहर आती है। वह पूरी तरह टूट चुकी है। पीछे चंपा खड़ी है, जो डर के मारे कांप रही है। राजू भी दौड़ता हुआ वहां आ जाता है। रुक जा रामू, तुम लोग आज रात कुछ नहीं करोगे। अंधेरा होने वाला है। 2 औरतों को रात में घर से बाहर निकालोगे? भगवान से डरो। राजू भैया, तुम बीच में मत पड़ो। सेठ का हुकुम है, अगर पैसे नहीं मिले तो सामान बाहर फेंकना होगा। रामू बेटा, मत कर ऐसा। मैंने कोशिश की। मैंने अपनी माँ का सोना बेचने की कोशिश की, पर पूरे पैसे नहीं मिले। मुझे बस कल सुबह तक का वक्त दे दे। मैं गांव वालों से भीख मांग लूंगी। मैं सबके पैर पकड़ लूंगी, लेकिन अभी रात में हमें बेघर मत करो। ठीक है काकी, अब और मत रो। मैं सेठ जी से झूठ बोल दूंगा कि तुम घर पर नहीं मिली। लेकिन कल सुबह सूरज उगते ही अगर पैसा नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये मेरी नौकरी का सवाल है। होता। भगवान तेरा भला करे बेटा। कल सुबह तक मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगी। मौत की तलवार अभी भी लटक रही थी। बस धागा थोड़ा और खींच गया था। एक रात गीता और चंपा के पास अपनी किस्मत बदलने के लिए सिर्फ एक काली डरावनी रात बची थी। क्या इस रात का सवेरा उनके लिए कोई चमत्कार लाएगा? एक टिमटिमाती हुई लालटेन की रोशनी, दीवारों पर बड़ी बड़ी डरावनी परछाइयां, बारिश की टप टप और बादलों की गरज। चंपा एक फटी हुई दरी पर लेटी है, नींद में बड़बड़ा रही है। गीता जाग रही है। वो घर का सामान एक पोटली में बांध रही है। कल सुबह ये छत हमारे सिर पर नहीं होगी। पिताजी, आपने कहा था कि ये घर हमारा मंदिर है। आज आपका मंदिर टूट रहा है। चंपा नींद में कराहते हुए, माँ, मुझे भूख लगी है माँ। चंपा की बात सुनकर गीता का कलेजा मुंह को आ जाता है। वह अपनी साड़ी के पल्लू से मुंह दबाकर रोती है ताकि चंपा की नींद न खुले। बस एक रात, फिर न जाने कहाँ ठोकरें खानी होंगी। मुझे यह संदूक खाली कर देना चाहिए। इसे साथ ले जाना भी मुश्किल होगा। होने गीता संदूक को खाली करने लगती है। तभी उसको संदूक में एक पुरानी फाइल मिलती है। वह उसे बड़ी जिज्ञासा के साथ दिखती है। ये तो बापू जी की लिखाई है, जमीन के कागज। लेकिन बापू तो कहते थे कागज खो गए। गरीबी की धूल में अक्सर कीमती यादें और जरूरी दस्तावेज दब जाते हैं। गीता अनपढ़ नहीं थी, लेकिन कानूनी भाषा उसे कम समझ आती थी। मगर उसे इतना समझ आ गया था कि यह कागज साधारण नहीं है। शायद यह कागज ही उनकी डूबती नाव का तिनका था। हे भगवान, क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? अगर इसमें सच्चाई है तो शायद हम बच जाएं। मुझे सुबह होते ही राजू को दिखाना होगा। सुनहरी धूप, बारिश रुक चुकी है। माहौल में ताजगी है। गीता नंगे पैर दौड़ती हुई राजू की दुकान की ओर जा रही है। उसके हाथ में वह फाइल है। राजू, राजू बेटा। क्या हुआ दीदी? रामू आ गया क्या? बुलडोजर आ गया? नहीं बेटा, ये देख। कल रात संदूक खाली करते समय मुझे ये मिला। बापू ने इसे सबसे नीचे छिपा कर रखा था। तू तो पढ़ा लिखा है, देख जरा इसमें क्या लिखा है। राजू फाइल लेता है। कागज पीले पड़ चुके हैं। वह ध्यान से पढ़ता है। राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके चेहरे पर पहले हैरानी और फिर एक बड़ी मुस्कान आती है।
उत्साह से चिल्लाते हुए, दीदी, दीदी ये कागज नहीं, ये तो आपकी तकदीर है। आपको पता है ये क्या है? क्या है बेटा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। ये इकरारनामा है दीदी, 40 साल पुराना। रमेश सेठ के पिता ने आपके पिताजी से 5,000 रुपए कर्ज लिया था और बदले में वो जमीन जिस पर आपकी झोपड़ी है आपके पिताजी के नाम गिरवी रख दी थी। और इसमें लिखा है कि अगर कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन हमेशा के लिए आपकी होगी। क्या? हमारी जमीन? लेकिन रमेश सेठ तो कहते हैं कि हम किराएदार हैं। वो झूठ बोलते हैं दीदी, या शायद उन्हें खुद नहीं पता होगा, या फिर वो जानबूझकर कागज दबाए बैठे थे। इस कागज पर गांव के पुराने सरपंच और 2 गवाहों के अंगूठे भी हैं। अब रमेश सेठ आपको निकाल नहीं सकता, उल्टा ये जमीन कानूनी तौर पर आपकी है। गीता वहीं घुटनों पर बैठ जाती है और आसमान की तरफ हाथ जोड़ती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, तूने अनाथों की सुन ली।